गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट 2, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। अभी अपना टॉपिक यूरोप में समाजवाद का चल रहा है। उसमें हमने देखा कि किस तरह से यूरोप में समाजवाद का प्रवेश हुआ। लोग जो है पूंजीवाद का विरोध करने लगे और समाजवाद को अपनाने लगे, क्योंकि पूंजीवाद में जो औद्योगिक उद्योग वगैरह जैसे जो थे और पूंजी पर जो है एक व्यक्ति का अधिकार हुआ करता था, जिससे उसी को लाभ होता था, पूंजीपतियों को ही लाभ हो रहा था, मजदूरों को या उससे जुड़े हुए अन्य वर्ग को लाभ नहीं था। इसलिए जो है समाजवाद का समर्थन हुआ और यूरोप में समाजवाद की एक लहर आई जो है आई। आज हम उसी में देखेंगे समाजवाद के लिए समर्थन। जैसे पहले भी हमने देखा कि कार्ल मार्क्स है और वो एंगल्स जो थे, ये जैसे कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, इन्होंने जो है समाजवाद का समर्थन किया था और किस तरह इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया। कार्ल मार्क्स ने एक साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज उसको नाम दिया, जहां पर जो है उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामूहिक स्वामित्व हो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखो यूरोप में समाजवाद के समर्थन में और कौन कौन लोग आगे आए और किस तरह समाजवाद का विकास हुआ। देखो 1870, या अंडरलाइन कर लो, समाजवाद के लिए समर्थन, डेट डाल लो, अपनी किताब खोल लो, डेट डाल लो आज के यहाँ पर। देखो 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। अंडरलाइन कर लो इसके, समाजवादियों ने कौन सी संस्था स्थापित की? द्वितीय इंटरनेशनल नाम की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई समाजवादियों ने। इसमें क्या होता था देखो, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, अंडरलाइन कर लो इस पे, जर्मनी में कौन सी पार्टी बनी समाजवाद के लिए? इन सब पे अंडरलाइन कर लोगे आप। जर्मनी में बनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसडीपी। एसडीपी का मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कहाँ बनी? जर्मनी में। इसमें क्या था कि इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे, तो उन्होंने जो है अपनी कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए, और जो है जैसे अपन ने पढ़ा था ना पहले, उद्योगपति जो है काम के घंटे निश्चित नहीं थे, कम वेतन देते थे, समय से अधिक काम कराते थे। तो इसके लिए ये जो है अपने अपने संगठन बनाने लगे मजदूर वर्ग और अपनी आवाज उठाने लगे। और इसी तरह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी बनी? इस पे अंडरलाइन कर लो आप, अंतरराष्ट्रीय संस्था, ये द्वितीय इंटरनेशनल। ये अंतरराष्ट्रीय सभा जो है समाजवादियों ने बनाई, जो समाजवादी विचारक थे। और जर्मनी में कौन सा संगठन बना? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। आगे देखो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। इस पे अंडरलाइन कर लो आप। अब 1905 में ब्रिटेन में, इंग्लैंड और जर्मनी का पढ़ा ना, इंग्लैंड, ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही बात है। तो ब्रिटेन में के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन जो आंदोलनकारी थे, जो मजदूर संगठन के यूनियन यानी मजदूर संघ के जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने कौन सी पार्टी बना ली? लेबर पार्टी। ध्यान रखो कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। किसने? ब्रिटेन के समाजवादियों ने। आगे देखो, अंडरलाइन कर लिए, ब्रिटेन की लेबर पार्टी, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी ही पार्टी का गठन किया गया। अंडरलाइन कर लो, फ्रांस में कौन सी पार्टी बनी? सोशलिस्ट पार्टी। अलग अलग हो गए अंतरराष्ट्रीय संस्था, ध्यान रखना यहाँ पे आप। अंतरराष्ट्रीय संस्था तो कौन सी बनी थी? ये द्वितीय इंटरनेशनल। उसके बाद जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी।
के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया फ्रांस में। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। ये समाजवादी संगठन था, इन्होंने अपनी अलग अलग पार्टियां बनाई और संसदीय चुनाव हुए, उसमें इनकी सरकार कहीं पर भी नहीं बनी। जैसे फ्रांस की में और यहाँ अलग जर्मनी में, ब्रिटेन में समाजवादियों की ये पार्टियां बनी ना, सोशलिस्ट पार्टी, लिबर पार्टी और ये कौन सी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये संसदीय चुनाव में ये पार्टी, वे पार्टी की मदद भी करते थे और इनसे काफी गहरे रिश्ते भी थे संगठनों से, राजनीतिक पार्टियों के। लेकिन ये जो है 1914 में जो चुनाव हुए यूरोप में, उसमें अपनी सरकार ये बनाने में कामयाब नहीं हुए। कौन? समाजवादी। संसदीय राजनीति में इनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि तो बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा रहा। सरकार इन्हीं की बनी, समाजवादियों की सरकार नहीं बनी। जबकि जो है संसद में इनके काफी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि इन समाजवादी पार्टियों के भी आ गए थे। फ्रांस में अलग अलग पार्टियां थी, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है समाजवाद के सदस्यों की पार्टियों का। जैसे फ्रांस में अपन ने देखा था कौन सी है, लिबर पार्टी है, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस तरह से। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी है, ब्रिटेन में लिबर पार्टी है। तो जो संसदीय चुनाव इन देशों में हुए, उनमें इन पार्टियों के सदस्य तो काफी जीत कर आए, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। सरकार अभी भी किसकी बन रही थी? उदारवादियों की, रूढ़िवादियों और रेडिकलों की, जो हमने पहले पढ़ा था। इनका दबदबा था सरकार में। ठीक है, देखो आगे। जबकि इनके सदस्य संसद में चुनकर चले गए थे। आगे देखो, अब आएगा आपके रूसी क्रांति। कि रूस में क्रांति 1917 में रूस में क्रांति हुई। ये इसमें समाजवाद का समर्थन हो गया। संसद में समाजवादी पार्टियों के सदस्य चले गए और जो है यूरोप महाद्वीप में अब पूंजीवाद का विरोध और समाजवाद को अपनाने का जो है सभी यूरोपीय देशों ने समर्थन दे दिया। अब देखो रूसी क्रांति, देखो रूस में क्रांति क्यों हुई। ये 1914 तक की घटना अपन ने पढ़ ली थी। यहाँ पर 1914 में संसदीय चुनाव हुए, ये 1914 में। ठीक है, लेकिन समाजवादी सरकार बनाने में, समाजवादी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई। तो देखो रूस में अब क्रांति हो जाती है 1917 में। ध्यान रखो कि रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। इससे पहले पहले पार्ट में हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी, वो कब हुई? 1789 में। और ये 1917 में, वो 1789 में। ध्यान रखना। देखो रूसी क्रांति इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूसी क्रांति यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में समीकरण उलट गया। यूरोप महाद्वीप के जो देश थे, वहां औद्योगिक देशों में पिछड़ा हुआ देश था यूरोप। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड, ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन, इंग्लैंड में हुई थी, यूरोपीय देशों में। रूस जो है अभी औद्योगिक देशों में एक पिछड़ा हुआ था। रूस में ये समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। कौन सा समीकरण उलट गया? वो जो 1914 के चुनाव में समाजवादी और देशों में किसी भी देश में सरकार में नहीं आए ना, लेकिन रूस में आ गए। ये समीकरण उलट गया। रेडिकल उदारवादियों का इनका दबदबा रूस में कम हो गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फिर फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इसमें अंडरलाइन कर लो, ये अक्टूबर क्रांति, फरवरी क्रांति। रूस में 2 बार क्रांति हुई थी। वो जो अलग जैसे महीनों में हुई, जैसे अक्टूबर में हुई तो अक्टूबर क्रांति, और ये फरवरी में हुई तो फरवरी क्रांति। तो फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति कहते हैं। और उन फरवरी में जो राजशाही का पतन हो गया, पहले क्रांति अक्टूबर में हुई, उसमें समाजवादियों ने कब्जा कर लिया सत्ता पर। और फिर फरवरी में क्रांति हुई, इसमें राजशाही का अंत हो गया। यहाँ पर भी जो है जार निकोलस
रूस का निरंकुश शासक लुई 16वां की तरह ही निरंकुश शासक था जार निकोलस। उसके जो है निरंकुश सत्ता का पतन हो गया 1917 की रूसी क्रांति के बाद। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस में सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालें कि रूस में जो है क्रांति क्यों हुई, क्यों रूस की जनता ने जो है क्रांति की, वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, इसको देखेंगे अपन। तो देखो, रूसी साम्राज्य 1914 का अपन ने ऊपर पढ़ा। समाजवादी जो है संसद में आ रहे थे, समाजवादियों का दबदबा थोड़ा बढ़ने लगा था, लेकिन सरकार समाजवादी नहीं बना पाए थे। अभी भी रेडिकल उदारवादियों का इनका ही सरकार में दबदबा था। तो अब देखो, ये देखो आपके कौन है, ये सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जॉर निकोलस सेकंड है। ये रूस का शासक है, निरंकुश शासक। ये रूस का शासक, जैसे लुई 16वां था ना फ्रांस का, वैसे। तो 1914 के हालात देखो, जब यूरोप में समाजवाद की लहर दौड़ रही थी, उस समय रूस में क्या हुआ? 1914 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, अंडरलाइन करो कौन कौन से क्षेत्र थे जार निकोलस में के अधिकार में। आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। कब? 1914 में। और शासक कौन था? जार निकोलस। जार जैसे अपने बादशाह सुल्तान ऐसे कहते थे ना, वैसे जार कहते थे वहां शासक को। नाम था निकोलस सेकंड। तो जार निकोलस सेकंड। और ये जो है रूसी साम्राज्य का विस्तार, ये रूसी साम्राज्य के अंग, ये सारे देश जो है इस समय 1914 में। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ये मध्य एशिया के भाग, ये तो यूरोप महाद्वीप के देश, ये सारे यूक्रेन, ये सारे तो। और मध्य एशिया के ये वाले भाग कौन से? ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये भाग भी जो है किसमें आते थे? इसी साम्राज्य में, रूसी साम्राज्य के अंग थे ये। रूस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत, ये देखो मानचित्र में भी देख सकते हो आप, अभी देखेंगे मानचित्र को, बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्ध भी शामिल थे। ये ईसाई, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इस ईसाई धर्म के मत है, और मुस्लिम भी थे और बौद्ध भी थे। ये किस साम्राज्य में? जो मध्य एशिया का साम्राज्य रूस के अंडर में था ना, उसमें। तो इसमें देखो आप, ये यहाँ से ये रूसी साम्राज्य है। रूसी साम्राज्य का अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये सारा आ जाएगा आपके, पूरा पैराग्राफ ही, कि ये जार निकोलस के अंडर में थे। अब आप इसको यहाँ देखो मानचित्र में, ये सारे देश देखो। केंद्रीय शक्तियां, ये ऑरेंज कलर की जो है ये केंद्रीय शक्तियों में आती है। मित्र शक्तियां ग्रीन कलर में आती है। तटस्थ राज्य, और ये अलग अलग मानचित्र में आप स्टडी करोगी इनकी। ठीक है, ये इस तरह ध्यान ध्यान रखो। देखो, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे जो है अलग अलग देश है। मानचित्र में रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को दर्शाया गया है। ये रूसी साम्राज्य, रूस का साम्राज्य, जिसमें अपन अभी देशों के नाम पढ़े थे, वो सारे देश, ये इधर फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम, ये सारे जो है रूसी साम्राज्य ये है। ये ग्रीन कलर वाला जो है ना, ये रूसी साम्राज्य, ये पूरा रूसी साम्राज्य। और ये केंद्रीय शक्ति है, इधर है ना, केंद्रीय शक्तियों में आता है, नहीं मित्र शक्तियों में आता है रूसी साम्राज्य। ठीक है, ऑरेंज कलर में जिसको दर्शाया गया है वो केंद्रीय शक्तियों में। अब देखो, अर्थव्यवस्था और समाज। रूसी क्रांति में हमने ये तो देख लिया कि किस तरह रूस का साम्राज्य विस्तृत था, और जार निकोलस जो था वहां का निरंकुश शासक था, वो राजनीतिक स्थिति।
अब अर्थव्यवस्था और समाज देखो रूस का की अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज कैसा था। और वो जो हमने देखा वो रूस की राजनीतिक स्थिति थी कि जार निकोलस वहां का शासक था, रूसी साम्राज्य कितना विस्तृत था, कौन कौन से देश आते थे, मध्य एशिया का भी कुछ भाग जार निकोलस के अंडर में था, ये सब ये हमने देख लिया उसमें। और अब है अर्थव्यवस्था और समाज रूस का। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, यानी कृषि कार्य था वहां पर। यूरोप में किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था जितना रूस में था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज्यादा नहीं थी, जबकि रूस में 85% थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का बड़ा निर्यातक था। रूसी साम्राज्य के जो किसान थे वो जो है खाद्यान्न वस्तुएं भी उत्पादित करते थे और अपनी जरूरत की, और उसके साथ साथ बाजार के लिए पैदावार करते थे, यानी व्यापारिक वस्तुएं भी उत्पादित करते थे कृषि में, जिनको वो सीधी बाजार में बेचते थे। उद्योग बहुत कम थे। हमने देखा कि रूस औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, अब तक औद्योगिक क्रांति विकसित नहीं हुई थी, तो उद्योग बहुत कम थे, इसलिए तो लोग जो है अधिकांश कृषि से जुड़े हुए थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, अंडरलाइन कर लो। रूस के औद्योगिक इलाके शहरों के नाम है सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। तो इसमें अब क्या बताया जा रहा है कि जैसे ये जो दो शहर थे इनमें उद्योग बहुत कम थे, लेकिन औद्योगिक देश शहर ये दो थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये औद्योगिक इलाके थे। यहाँ ज्यादातर उत्पादन कौन करते थे? कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी थे जहां पर मशीनों से काम हुआ करता था। फिर 1890 के दशक में जो है रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया रूस, और उस समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज हो गया, यानी विदेशी कंपनियां आकर रूस के उद्योगों में निवेश करने लगी। इससे जो है इन कारकों के चलते, कौन से कारकों के चलते? रेल नेटवर्क है, विदेशी निवेश है, इनके चलते जो है रूस में उत्पादन, कोयला उत्पादन दुगना हो गया और स्टील उत्पादन भी 4 गुना हो गया। और इस तरह जो है रूस में भी औद्योगिक विकास हुआ। तो इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग क्या हो गई? बराबर हो चुकी थी। कारखाना में काम करने वाले मजदूर और जो छोटे कारीगर थे उनकी। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, लेकिन समस्या वहां भी क्या थी कि जो उद्योग बड़े कारखाने थे वो निजी संपत्ति थे, यानी समाजवाद नहीं था, निजी व्यक्ति पूंजीवादी के अंडर में थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। अब देखो इसमें क्या था कि जो उद्योगपति थे, उद्योगपतियों के निजी उद्योगपतियों के कारखाने थे निजी संपत्ति वाले के, उनमें मजदूरों की को न्यूनतम वेतन मिलता रहे, काम की पाली के घंटे निश्चित हो था। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर क्या रखते थे? नजर रखते थे। बड़ी फैक्ट्रियों पर, बड़े बड़े उद्योग धंधों पर सरकारी विभाग बनाए हुए थे, वो उन पर नजर रखते थे कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए और उनके काम का समय भी निश्चित होना चाहिए।
ऐसा नियम था, सरकारी विभाग थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो थे इन नियमों के उल्लंघन को वो रोक नहीं पाए। जो सरकारी विभाग के कर्मचारी थे वो भी उन उद्योगपतियों के जो मजदूरों का उनका शोषण करते थे ना, उनको वो उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब रहे। कारीगरों की इकाई और वर्कशॉपों में काम करने वालों, अब जहाँ वर्कशॉपों में उन उद्योगपतियों, निजी संपत्ति वाले उद्योग थे ना, उनमें काम करने वाले जो कारीगर थे, उनकी पाली का समय कितना था, 15-15 घंटे वो काम करवाते थे मजदूरों से, और वेतन भी इतना नहीं देते थे। जबकि सरकारी रिकॉर्ड में कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। तो ये रूसी क्रांति मजदूरों की है, सबसे पहले मजदूरों ने ही शुरू की थी। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेटरी तक की तरह तरह की व्यवस्था थी, जो कारखाना मजदूर थे उनके लिए। और जो उद्योगपतियों के निजी उद्योगों में काम करते थे उनके लिए कोई नियम नहीं थे। वैसे सरकारी विभाग था उन पर जो निगरानी रखने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब रहा। और जो कुछ थोड़े बहुत सरकारी उद्योग थे उसमें 10 से 12 घंटे ही काम लिया जाता था, और मजदूरों को कुछ सुविधाएं जैसे कमरे वगैरह ये भी दी जाती थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। अब वहां पर क्या था, सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातुक्रमी मजदूरों में खुद को साहब मान धातुक्रमी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। यानी धातुकर्मी यानी अलग अलग तरह के मजदूर हुआ करते थे ना, एक तो जो किसी कौशल या कला में प्रवीण नहीं थे, धातुओं से वस्तुएं नहीं बना सकते थे, वो लोग क्या, वो तो मजदूर थे सिर्फ, कि इधर का सामान उधर रख दे। और जो लोग धातुक्रमी थे, धातुक्रमी का मतलब धातु से वस्तुओं का निर्माण करते थे, प्रशिक्षण प्राप्त थे, उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत होती थी। और जो प्रशिक्षण प्राप्त जो लोग थे वो उन निम्न मजदूरों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो ये मजदूरों के स्तर थे अलग अलग, कि किस तरह का मजदूर था। मजदूर एक तो इधर उधर सामान पटकने वाला ही हो, किसी कौशल में या प्रशिक्षण ट्रेनिंग लिया हुआ नहीं हो, और एक दूसरे जो मजदूर होते थे वो मजदूर योग्य और दक्षता और प्रशिक्षण प्राप्त थे। तो इस तरह अलग अलग स्तर के मजदूर वहां पर थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। अब वैसे ही तो मजदूर वर्ग तीन स्तर में बटा हुआ था। जो प्रशिक्षण प्राप्त थे वो मजदूर, फिर उनसे नीचे का स्तर, और फिर उससे नीचे का स्तर, इस तरह से मजदूर थे। जिनको जो है बिल्कुल नीचे के स्तर के जो मजदूर थे वो किसी भी प्रकार का कौशल और प्रशिक्षण उनमें नहीं था, तो उनको कम मजदूरी दी जाती थी। इसके अलावा 1914 में फैक्ट्री में औरतें जो थी उनकी संख्या 31% थी, लेकिन उनको पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था, क्योंकि वो कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं थी। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक का वेतन स्त्रियों को मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। अब मजदूरों के साथ इस तरह का जो भेदभाव रहता था, स्त्रियों के साथ भेदभाव था मजदूरी में, जबकि काम बराबर करती थी, लेकिन जो है फिर भी उनको कम वेतन दिया जाता था। जिससे जो है मजदूरों ने कुछ संगठन तो बना लिए थे, लेकिन मजदूरों के संगठन बहुत कम थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। अब अगर संगठन करके या विरोध करके करते लोग पूंजीपतियों उद्योगपतियों का, तो वो उनको उस काम से भी निकाल देते, तो वो बेरोजगार हो जाते। इसलिए जो है उन्होंने संगठन तो बनाए, लेकिन संगठन क्या थे, बहुत कम थे, और वो विरोध भी नहीं कर रहे थे। अब हम आगे देखेंगे कि धीरे धीरे जब मजदूरों का अत्यधिक शोषण होने लगा पूंजीपतियों उद्योगपतियों द्वारा, तब जो है इन्होंने मजदूरों ने वो कर दी, हड़ताल कर दी, और रोटी रोटी के नारे लगाते हुए ये भी जो है झार के महल में घुस गए और सत्ता पलट कर दी थी। ये आगे बात अगले वीडियो में देखेंगे।